हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे, तेरे चल रही होगी। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आइए आज मैं आप लोगों को आईसीआई के स्टडी मटेरियल से डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का चैप्टर कवर कराऊंगा। मैं आईसीआई के स्टडी मटेरियल में जो भी इलस्ट्रेशन दे रखे इस चैप्टर में, जो भी क्वेश्चन दे रखे उनको कवर कराऊंगा। हाँ, अगर कोई इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन आपका सिमिलर टाइप का है तो हम लोग उसे क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। साथ में मैं आप लोगों को रेलिवेंट कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराऊंगा। नोट्स के लिए आप क्या करेंगे सर, हम आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे और वहां से नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जितने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं सारे शेयर करता रहता हूं। और इतना ही नहीं, बड़ी जल्दी मैं आप लोगों के लिए लाइव टेस्ट सीरीज लेके आने वाला हूं और ये टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। और जो भी टेस्ट शेयर होंगे वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर होंगे, तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। जी सर, वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का चैप्टर। देखिए होता क्या है, एक कंपनी है, मान लेते हैं सर एक कार बनाने वाली कंपनी है। कार बना के कंपनी क्या करती है, बेचती है, ठीक। और कंपनी को ना एक कार के ऊपर 1 लाख का प्रॉफिट होता है। अब कंपनी ने क्या किया होगा, कार बना के जो बेची होगी सर, अलग अलग प्रोसेस उसने फॉलो की होगी। जैसे कुछ पार्ट को मैन्युफैक्चर किया होगा, कुछ पार्ट को बाहर से परचेज किया होगा, फिर असेंबल किया होगा और फिर कार बना के सर बेचती होगी, ठीक। कंपनी अगर प्रोसेस वाइज ये आइडेंटिफाई करना चाहती है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी, तो उसे क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस वाइज सर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। और यहां से सर जन्म लेता है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट। देखिए बात सुनिए ध्यान से ना सर, कंपनी के 3 डिपार्टमेंट है। ए मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, बी असेंबल डिपार्टमेंट है। जो प्रोडक्ट कंपनी, ऐसे बोलता हूं, प्रोडक्ट का जो पार्ट कंपनी अपने यहां पे बनाती है उसको मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। सर कुछ पार्ट वो क्या करती है, बाहर से परचेज करती है, उसे हम क्या बोलेंगे, असेंबल डिपार्टमेंट। मतलब कुछ प्रोडक्ट वो बाहर से परचेज करेगी और साथ में मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट के पार्ट यहाँ पे लेके आएगी और उनको मिला देगी साहब, असेंबल डिपार्टमेंट, ठीक। उसके बाद से कंपनी क्या करेगी, डिपार्टमेंट सी को कार ट्रांसफर कर देगी बेचने के लिए। दिस इज कॉल्ड सेलिंग डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है। डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस को जब आप इवेल्युएट करेंगे तो आप क्या करेंगे, डिपार्टमेंट के ट्रेडिंग अकाउंट और पिनल अकाउंट बनाएंगे, ठीक। जी सर। और जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करेगा तो ऐसे ट्रांसफर करेगा जैसे मान लो डिपार्टमेंट अगर इसी गुड्स को बाहर मार्केट में बेचता तो किस प्राइस पे बेचता, ठीक। जी सर। आइए डिपार्टमेंटल अकाउंट्स को अब डिस्कस करते हैं कि कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले सर आपका क्या होगा, क्वेश्चन जो होगा उसमें आपको स्टॉक की इन्फॉर्मेशन अलग से दे रखी होगी। हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, बल्कि एक काम करता हूँ, मैं ना एक बार जनरल ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। बताइए ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट कैसे बनता है सर। ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आती है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आता है, सेल आती है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, ग्रोस प्रॉफिट आता है, ठीक है। जीपी के बाद सर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर आते हैं और प्रॉफिट आ जाता है, बिल्कुल ठीक है। ऑन द सेम ट्यूनिंग अगर मैं आपको बोलूँ कि 5 कंपनियों को क्या करो आप, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाओ, तो आप बना लोगे सर? बिल्कुल बना लेंगे। कैसे बनाओगे सर, सेम फॉर्मेट है, बस हर कंपनी का डेटा हमें क्या करना है, फीड करना साहब, और ऑटोमेटिक क्या होगा, हर कंपनी का ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बन जाएगा। ऑन द सेम ट्यूनिंग जब मैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की बात करूंगा तो हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट वाइज ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। और ऐसे बनाएंगे डिपार्टमेंट वाइज ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट जैसे हम किसी कंपनी का ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक। अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट गुड्स ट्रांसफर करता है तो हम ये मान के चलेंगे साहब कि जैसे एक डिपार्टमेंट अगर बाहर आउटसाइड पार्टी को माल बेचता तो क्या सेलिंग प्राइस होता, उसी सेलिंग प्राइस पे वो क्या करेगा, दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर कर देगा, ठीक। जिस डिपार्टमेंट के पास गुड्स आए दूसरे डिपार्टमेंट से उसे हम बायर डिपार्टमेंट बोलेंगे। और बायर डिपार्टमेंट सर उसे ऐसे रिकॉर्ड करेगा जैसे उसने गुड्स बाहर से परचेज किए हो, ठीक। जी सर। हम इंटरनल कंट्रोल पर्पज के लिए अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करता है तो उसे हम बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंट सेल, इंटर डिपार्टमेंट परचेज, ठीक। जी सर। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, जिस डिपार्टमेंट ने गुड्स ट्रांसफर किया है
उसके लिए सेल बन जाएगी, और जिस डिपार्टमेंट ने सर क्या किया, गुड्स परचेज किया है, उसके लिए सर परचेज बन जाएगी, जिसके पास गुड्स पहुंचा है उसके लिए परचेज बन जाएगी। ठीक जी सर। आइए अब डिपार्टमेंटल वाइज ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा, बिल्कुल ठीक है सर। परचेजेज आएंगी, परचेज का मतलब क्या हो जाएगा सर, वो गुड्स जो डिपार्टमेंट्स ने बाहर से परचेज किए। ठीक। टू क्या आएगा सर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। बाई क्या आएगा सर, सेल आएगा। बाई क्या आएगा सर, क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ठीक। अब अगर एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर किए हैं, तो सर जिस डिपार्टमेंट ने गुड्स ट्रांसफर किए उसके लिए सर बन जाएगा बाई इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, सेल में आ जाएगा। और जिस डिपार्टमेंट के पास गुड्स पहुंचे हैं उसके लिए सर क्या बन जाएगा, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, सर परचेज की तरफ से वो रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक जी सर। उसके बाद सर डिपार्टमेंट वाइज ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा, उसके बाद सर डिपार्टमेंट के इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर आ जाएंगे, डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। आइए कुछ बातें डिस्कस करते हैं। सर कई बार क्वेश्चन क्या करेगा, आपको ना कंबाइंड एक्सपेंडिचर दे देगा, तो हम उसे कैसे एलोकेट करें। बहुत सिंपल है, देखिए सर ट्रेडिंग अकाउंट का डेटा क्वेश्चन जनरली अलग देता है, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ने ट्रेडिंग अकाउंट का डेटा अलग नहीं दिया है, तो कोई ना कोई बेस देगा आपको ना। एग्जांपल के तौर पे कैरीज इनवर्ड दे दिया, और क्वेश्चन ने नहीं बताया सर कैरीज इनवर्ड को कैसे बांटेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, परचेज की रेशो बांट लेंगे। ठीक है जी सर। सर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे डिपार्टमेंट वाइज, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर सर P&L अकाउंट में आएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर तीन तरह के होते हैं साहब। एक वो जो आपका एक्सक्लूसिव फॉर ए रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है। अगर कोई भी इनडायरेक्ट खर्चा किसी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के लिए है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, उस डिपार्टमेंट के P&L अकाउंट में लिखेंगे। और सर हमें पता कैसे लगेगा, सर क्वेश्चन बताएगा। सर कुछ ऐसे कॉमन खर्चे होंगे जिसको आप एलोकेट कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे एलोकेबल कॉमन एक्सपेंडिचर। सर क्वेश्चन उनको एलोकेट करने का बेस देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बेस क्वेश्चन देगा उसके बेस पे एलोकेट कर देंगे। ठीक। कुछ सर खर्चे ऐसे होंगे जो कॉमन है बट वो अनएलोकेबल है, तो हम उसे क्या करेंगे सर, जनरल P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक जी सर। जब हम लोग सारे खर्चों को सर बांट लेंगे, तो डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। अब हमने यहां तक क्या किया साहब, डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट और लॉस निकाला है, तो डिपार्टमेंट वाइज हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर लेंगे। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स जो होते हैं वो कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी एएस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये इंटरनल कंट्रोल पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। और लोअर डिपार्टमेंट सर क्या करता है, हायर डिपार्टमेंट को, मैनेजमेंट को प्रेजेंट करता है, किसके लिए, डिसीजन लेने के लिए। ठीक जी सर। अब जो डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट आया है उसमें सर क्या होता है, वो प्रॉफिट आता है जो एक डिपार्टमेंट ने या तो बाहर से कमाया होगा या दूसरे डिपार्टमेंट से कमाया होगा। ठीक जी सर। लेकिन कंपनी एज ए होल प्रॉफिट कब कमाएगी सर, कंपनी एज ए होल प्रॉफिट तब कमाएगी जब कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में बिक जाएगा। इसलिए कभी कभी क्या होता है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर कर देता है, लेकिन वो सर मार्केट में अभी तक नहीं बिकता। आई मीन टू से वो जो गुड्स है वो बायर डिपार्टमेंट के पास पड़ा होता है। अब इस केस में अगर आप देखेंगे एग्जांपल के तौर पर, जैसे मान लो डिपार्टमेंट ए ने 100 का माल डिपार्टमेंट बी को 120 का ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ए तो जैसे बी को ट्रांसफर करेगा सर 20 का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन जब तक डिपार्टमेंट बी उसे मार्केट में नहीं बेचेगा, मान लो दो डिपार्टमेंट है, ठीक है, जब तक डिपार्टमेंट बी उसे मार्केट में नहीं बेचेगा तब तक सर क्या होगा, सर डिपार्टमेंट बी के स्टॉक में एक ऐसा प्रॉफिट का एलिमेंट होगा जिसको सर ए ने तो कमाया है बट कंपनी एज ए होल नहीं कमाया, क्योंकि कंपनी एज ए होल कब कमाएगी साहब, जब सर डिपार्टमेंट बी उसे मार्केट में बेच देगा। ठीक, तो ऐसा प्रॉफिट जो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से अर्न करता है, बट दूसरा डिपार्टमेंट अगर स्टॉक को मार्केट में नहीं बेच पाता है, तो सर वो अनरियलाइज प्रॉफिट कहलाएगा। अब अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होता है, इसे हम प्यार से स्टॉक रिजर्व बोलते हैं। आइए तीन चार बातें डिस्कस करते हैं। पहली बात, अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब क्या, स्टॉक रिजर्व का मतलब क्या है सर, स्टॉक रिजर्व का मतलब है अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, स्टॉक रिजर्व कब राइज होगा सर, जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करेगा एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और दूसरे डिपार्टमेंट के पास क्या होगा, वो अनसोल्ड होगा। मेरे साथ साथ बोलेंगे, कमेंट में लिखेंगे बल्कि ना, दो कंडीशन कौन कौन सी है स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करेगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में, और दूसरे डिपार्टमेंट के पास क्या होगा सर, वो अनसोल्ड होगा। तीसरा पॉइंट, अब हमें क्या करना पड़ेगा सर, स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा। इसके लिए सर कौन कौन से स्टेप, सबसे पहले सर हम क्या करेंगे, जो बायर डिपार्टमेंट है उसके पास सर जो सेलर डिपार्टमेंट से स्टॉक आया, हमें ये देखना पड़ेगा कि बायर डिपार्टमेंट के टोटल स्टॉक में कितना स्टॉक ऐसा है जो सेलर डिपार्टमेंट से आया है। अगर क्वेश्चन ने वो अमाउंट आपको अलग से दे दिया तो हम उस स्टॉक को सर कंसीडर कर लेंगे स्टॉक रिजर्व के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता कि बायर डिपार्टमेंट के पास जो अनसोल्ड स्टॉक है कितना स्टॉक ऐसा है जो आपका सेलर डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया है। तो हम लोग क्या करते हैं सब उस केस में ना, बायर डिपार्टमेंट के लिए कंटेंट रेशो निकालते हैं। कंटेंट रेशो का मतलब होता है
टोटल क्लोजिंग स्टॉक में कितना कंटेंट ऐसा है जो बायर डिपार्टमेंट से आया है। इसके लिए सर हम लोग क्या करेंगे, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का जो अमाउंट है उसे डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल कॉस्ट से। ठीक, उसको किससे डिवाइड कर देंगे सर, टोटल कॉस्ट से। टोटल कॉस्ट में सर आपका परचेज आ जाएगा आउटसाइड, सर आपका इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर आ जाएगा, आपके डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आ जाएंगे। ठीक जी सर, चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं साहब, सर सैलरी डिपार्टमेंट की प्रॉफिट रेशो निकालते हैं। अब सर जो सैलरी डिपार्टमेंट की प्रॉफिट रेशो वो किसके बेस पे निकालेंगे, कॉस्ट के बेस पे या सेल के बेस पे। देखिए सैलरी डिपार्टमेंट ने 100 का माल 20% प्रॉफिट ऐड करके 120 पे डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर कर दिया, बायर डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है जी सर। अब सर सैलरी डिपार्टमेंट के लिए जो सेल प्राइस होगी वही बायर डिपार्टमेंट के लिए परचेज प्राइस होगी। बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे साहब, सेलर डिपार्टमेंट की प्रॉफिट रेशो निकालेंगे सेल के बेस पे। उसका रीजन क्या है, बायर डिपार्टमेंट का जो स्टॉक मल्टीप्लाई होगा सर वो सेलर डिपार्टमेंट के सेल के बेस पे होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट रेशो सेल के हिसाब से निकालेंगे। प्रॉफिट डिवाइड बाय आपका सेल, प्रॉफिट में यहाँ पे जीपी आ जाएगा, ठीक, डिवाइड बाय सेल आ जाएगा इनटू 100। ठीक, सेल में सर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर भी आ जाएगा, अगर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर किस पे होगा साहब, नॉर्मल सेलिंग प्राइस के हिसाब से होगा। ठीक है, आगे मेरी बात सुनिए ध्यान से। सर कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आपको ये कहेगा कि प्रॉफिट जो कमाया है सेलर डिपार्टमेंट ने वो आपका कोस्ट के बेस पे कमाया, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट डिवाइड बाय कोस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक, तो ऐसे प्रॉफिट ऑन सेल के हिसाब से सर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट रेशो निकालेंगे। ठीक जी सर, आइए उसके बाद सर क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक इनटू आपका कंटेंट रेशो इनटू प्रॉफिट रेशो सेलर डिपार्टमेंट, कंटेंट रेशो बायर डिपार्टमेंट की। सर दोबारा बोलना, स्टॉक ऑफ बायर डिपार्टमेंट इनटू कंटेंट रेशो बायर डिपार्टमेंट, तो ये स्टॉक आ जाएगा जो सर सेलर डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया इनटू प्रॉफिट रेशो सेलर डिपार्टमेंट। ठीक सर, यहाँ पे एक बात और डिस्कस करने वाली है, ये जो स्टॉक रिजर्व निकलेगा ओपनिंग निकलेगा क्लोजिंग निकलेगा, दोनों निकलेंगे। ठीक, लेकिन ओपनिंग स्टॉक रिजर्व के लिए दो तीन बातें हमें समझने वाली, दो तीन बातें समझने वाली सर यहाँ पे। क्या क्या, एक तो अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कंटेंट रेशो और ओपनिंग प्रॉफिट रेशो दे रखा तो हम उसे यूज करेंगे। सेकंड, अगर क्वेश्चन में सिर्फ ओपनिंग कंटेंट रेशो ओपनिंग प्रॉफिट रेशो नहीं दे रखा तो हम ये मान के चलेंगे कि क्लोजिंग कंटेंट रेशो और क्लोजिंग प्रॉफिट रेशो एज इक्वल टू ओपनिंग कंटेंट रेशो एंड ओपनिंग प्रॉफिट रेशो। ठीक, थर्ड, सर कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन हमें स्पेसिफाई कर देता है कि अपने पास ना दो टाइप के स्टॉक है, एक वो स्टॉक है जो डिपार्टमेंट बाहर से परचेज करके दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है एट कॉस्ट ऑफ द कंपनी, उसमें कभी स्टॉक रिजर्व नहीं निकलता। और एक वो स्टॉक है जो डिपार्टमेंट क्या करता है, अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है और दूसरे डिपार्टमेंट को सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर करता है, तो उसके ऊपर क्या निकलेगा, स्टॉक रिजर्व निकलेगा। ठीक है जी सर। कभी कभी सर क्या होता है, क्वेश्चन में ना ओपनिंग स्टॉक दिया होता है और उसमें परचेज गुड्स और फिनिश गुड्स सब मिला के दिया होता है, बाइफर्केशन नहीं होता, तो उसके इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक रिजर्व ओपनिंग स्टॉक पे इग्नोर कर देते हैं। ठीक, चलिए ये कुछ प्यारी प्यारी सी बातें थी। डिपार्टमेंट आपके दो टाइप के होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और एक आपका है रिटेल डिपार्टमेंट। मैंने जो अभी तक आपके साथ बातचीत की वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के बारे में की है। रिटेल डिपार्टमेंट के बारे में बातचीत हम लोग क्या करेंगे, जब रिटेल डिपार्टमेंट पहुंचेंगे तब बातचीत करेंगे उसके बारे में। ठीक है जी सर, आइए इलिस्ट्रेशन वन। हर इलिस्ट्रेशन और क्वेश्चन से पहले मैं आपको 10 to 15 सेकंड दिया करूंगा, सो दैट एक बार आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें। ठीक जी सर, पढ़िए इलिस्ट्रेशन नंबर 1। देखिए क्या लिखता है, गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट पी टू क्यू एट ए प्राइस 50% अबव कॉस्ट। पी ने क्यू को जो गुड्स ट्रांसफर किए हैं वो कैसे किए, कॉस्ट प्लस 50%। ठीक है जी सर। इफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट क्यू इज 27,000, अब डिपार्टमेंट सी का क्लोजिंग स्टॉक 27,000 है, इसमें से पी से कितना आया, सर क्वेश्चन ने नहीं बताया। अब अगर क्वेश्चन नहीं बताता साहब और ये कहता है कि पी अपने गुड्स को क्यू को ट्रांसफर करता है और ये नहीं बताता कि क्यू बाहर से परचेज करता है नहीं करता, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, सारा गुड्स पी से आया। ठीक है, अब अगर पी से गुड्स आया तो ये 27,000 क्या है, क्यू के लिए कॉस्ट प्राइस है और पी के लिए क्या सेलिंग प्राइस है। ठीक है जी सर। तो हम लोग प्रॉफिट रेशो कौन सा लेंगे सर, सेल के हिसाब से लेंगे, 50 डिवाइड बाय 100 प्लस 50, 150, 50, 1/3 आ गया, 9,000। स्टूडेंट ना कई बार एक क्वेरी पूछता है कि सर एक बात बताओ, प्रॉफिट रेशो हम सेल के हिसाब से क्यों लेंगे जबकि क्वेश्चन में तो कॉस्ट के हिसाब से दे रखा है। आइए मैं इसके ऊपर ना एक एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। दो डिपार्टमेंट है, एक ए है एक बी है। ए ने क्या किया, 100 का गुड्स डिपार्टमेंट बी को 120 का ट्रांसफर कर दिया। कैसे,
कोस्ट प्लस 20%, ठीक है जी सर। लेट कोस्ट 100 तो 120 हो गया। अगर मैं प्रॉफिट रेशियो की बात करूं तो 20% ऑन कोस्ट है, हाँ जी। अब मैं स्टॉक रेशियो निकालता हूं। डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी से कितना प्रॉफिट कमाया सर? 20 रुपीज कमाए हैं। आइए स्टॉक रेशियो निकालते हैं। स्टॉक रेशियो का मतलब क्या है? अनरिलाइज प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड स्टॉक। मान के चलते सर डिपार्टमेंट बी के पास स्टॉक एज इट इज है, डिपार्टमेंट बी इस स्टॉक को नहीं बेच पाया मार्केट में टिल ईयर एंड, ठीक जी सर। अब आप कह रहे सर कोस्ट के बेस पे परसेंटेज ले लो, 120 इंटू, अगर मैं कोस्ट के बेस पे, एक सेकेंड, अगर मैं कोस्ट के बेस पे परसेंटेज लेता हूं तो देखिए सर क्या सिचुएशन बनेगी। 120 इंटू 20% कितना आ गया सर? 24। अब मेरी बात सुनिए, स्टॉक रेशियो मैक्सिमम कितना हो सकता है सर? जितना प्रॉफिट कमाया 20 तक हो सकता है। यहाँ कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। इसका मतलब गलत आ रहा है ये। बेटा बात समझिए, ये जो 120 है ये सर सेलिंग प्राइस है किसकी? डिपार्टमेंट ए की। और अगर मैं इसे परसेंटेज ऑफ जो प्रॉफिट है ऑन कोस्ट ले लूंगा तो सर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सर आपने जो मल्टीप्लाई यहाँ पे फैक्टर किया है, क्या ये मल्टीप्लाई फैक्टर है ए की कोस्ट है या ए की सेल है? सर ए की सेल है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट हमेशा सेल के बेस पे लेंगे। 120 डिवाइड बाई 100 प्लस 20 इंटू 100 कर लो, या डायरेक्ट 1/6 लिख लो। समझ में आ गया? हाँ जी सर हम समझ गए। आप ये कह रहे हो बायर डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट होती है वो सेलर डिपार्टमेंट की सेल प्राइस होती है, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं साहब, बायर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को मल्टीप्लाई करने का मतलब सेलर डिपार्टमेंट की सेल को हमने मल्टीप्लाई किया है, इसलिए प्रॉफिट रेशियो क्या आएगा? सेलर डिपार्टमेंट की सेल के हिसाब से आएगा, ठीक है जी सर। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन 2 जो है ये नाम का डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का क्वेश्चन है। बेसिकली ये क्वेश्चन कॉमन सेंस का क्वेश्चन है एक ना। मैं 2 एग्जाम्पल आपके साथ पहले डिस्कस करूंगा, छोटे छोटे एग्जाम्पल बना के, ठीक है। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। मैं 3 अलग अलग प्रोडक्ट बेचता हूं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, ठीक है जी सर। जो मेरी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, मैं प्रोडक्ट पे कोस्ट प्लस 25% के हिसाब से क्या करता हूँ, प्रोडक्ट बेचता हूँ, ठीक है। मान के चलते सर जो अपना प्रोडक्ट ए है इसकी कॉस्ट 1000 है, तो 250 का प्रॉफिट आ गया। बी की कॉस्ट 6000 है, तो 6000 का 25%, 1500, 7500 आ गया। सी की कॉस्ट 800, 1000 आ गया। सेल बताइए कितनी है? 1250 प्लस 7500 प्लस 1000, 9750 सेल आ गई। बिल्कुल ठीक है सर। अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर मैं इन तीनों जीपी को जोड़ता हूं और इसके ऊपर डायरेक्ट जीपी निकालता हूं एक परसेंटेज से, क्या वो सेम आएगा? अलग अलग आएगा? वो बिल्कुल सेम आएगा। उसका रीजन क्या है कि आपका जो प्रॉफिट रेशो है वो सेम है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो सेम है। तो कॉस्ट बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कॉस्ट गिरेगी, प्रॉफिट गिर जाएगा, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो आपकी सेम है, इसलिए सर ओवरऑल अमाउंट सेम आएगा। आइए क्रॉस टैली कर लेते हैं एक बार। 250 प्लस 1500 प्लस 200, 1950। अब यहां पे देखिए सर ये सेल प्राइस है, तो प्रॉफिट रेशो में किसके हिसाब से लेना पड़ेगा सर? सेल के हिसाब से। 25, 100 प्लस 25 सर, बिल्कुल सेम आ गया आंसर। बन की बात? हाँ जी सर। आइए, अगर एक से ज्यादा डिपार्टमेंट है या प्रोडक्ट है और सब में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सेम है, तो सर आप इंडिविजुअल प्रॉफिट निकाल के टोटल करेंगे या कंबाइंड प्रॉफिट निकालेंगे? सर सेम आंसर आएगा, ठीक है जी सर। एक कॉन्सेप्ट ये डेवलप हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 2, हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों लिखते हैं? हम ओपनिंग स्टॉक और
क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों लिखते हैं, आइए एक प्यारा सा एग्जांपल डिस्कस करता हूं। मान के चलते साहब हम लोग ना एक कैलकुलेटर बेचते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है जी सर। ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, हम क्या करते हैं सर, आप कैलकुलेटर बेचते हैं, ठीक है, और कैलकुलेटर की जो कॉस्ट है मान के चलते सर 100 है, ठीक है जी सर, और सेल प्राइस 125 है। मेरे पास ओपनिंग 10 कैलकुलेटर थे, 100 के हिसाब से कॉस्ट 1000 टू परचेजेज। मान के चलते मैंने ड्यूरिंग द ईयर क्या किया, 210 कैलकुलेटर परचेज किए। एक की कॉस्ट 100 है, मैंने क्या किया, 200 कैलकुलेटर बेच दिए। सर आपने पूछा था ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों लिखते हैं, बेटा मैं उसको अगर सेंटेंस फॉर्म में बताता ना तो उतनी क्लैरिटी नहीं आती, मैं एग्जांपल फॉर्म में उसको बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि एग्जांपल फॉर्म में थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। 25,000, बताइए क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया अपने पास। सर क्लोजिंग स्टॉक अपने पास बच गया 10 प्लस 200, 10 माइनस 200, 20 बच गया सर, इन 200 2000, 27,000, 27,000 जीपी आएगा 5,000 से, ठीक है। मैं इस जीपी को सर दूसरे तरीके से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, देखिए सेलिंग प्राइस कितना है सर 125, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो एक कैलकुलेटर पे कितना जीपी आ गया सर 25, कितने कैलकुलेटर बेचे ड्यूरिंग द ईयर सर 200, तो 5,000 का प्रॉफिट आ गया। बिल्कुल ठीक है सर। हम ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक इसलिए लिखते हैं ताकि हम लोग जितनी आइटम सेल की हमने उतनी आइटम की कॉस्ट कैलकुलेट कर पाए। जितनी आइटम हमने क्या की है, सेल की है, उतनी आइटम की हम लोग क्या कर पाए, कॉस्ट कैलकुलेट कर पाए। अगर मैं इस क्वेश्चन में सर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखता ट्रेडिंग अकाउंट में और सेल और परचेज लिखता, तो बाई सेल, एक सेकेंड, बाई सेल कितनी आती सर, 200 कैलकुलेटर आपने बेचे 125 के हिसाब से, तो 200 इंटू 125, 25,000 की आपकी सेल आ जाती, 25,000। अब मैं अगर इस सेल के अगेंस्ट परचेज लिखता हूं, टू परचेज 210 इंटू 100, 21,000, क्या मेरा जीपी सही आएगा, बिल्कुल गलत आएगा। क्यों, क्योंकि जीपी का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। अब आप एक आइटम का जीपी निकालो या 1000 आइटम का जीपी निकालो सर, परसेंटेज आपकी सेम रहेगी। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज निकालूं तो 4,000 प्रॉफिट आ गया, दोनों का डिफरेंस जो है डिवाइड बाई 25,000 इंटू 100। सर आप ये क्या कर रहे हैं, बता रहा हूँ बेटा, एक मिनट वेट कीजिए, पता है ये गलत है, बट कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। 16% आ गया सर, ये गलत है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि सर जीपी का मतलब क्या है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब मेरे को अगर यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन के बेस पे जीपी रेशो निकालने हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन के बेस पे, या तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, या तो आपको बाई सेल 200 इंटू 125, या तो मेरे को परचेज किसके बराबर रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, 200 के बराबर, या अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो 5,000 जीपी आ गया, 5,000 डिवाइड बाई 25,000 इंटू 100, 20% जीपी रेस आ गया, ठीक। या मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, टू परचेजेज
210 into 100 बाय सेल्स, 210 यूनिट की सेल रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। टू 6250 2 GP 5250 20%। ये देखिए यहाँ पे जीपी रेशो कितनी 20%, यहाँ पे जीपी रेशो कितनी 20%। ठीक, ये जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल कराया इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये बताना है कि जो जीपी रेशो होती है वो हमेशा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के बेस पर कैलकुलेट होती है। ठीक, अब अगर सेल यूनिट अलग है और परचेज यूनिट अलग है तो सर कभी भी आपका जीपी सही आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सर उसमें यूनिट का डिफरेंस हो गया ना, जबकि जीपी का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, सो दैट सर हम लोग क्या कर पाए, जितनी यूनिट सेल हुई है उतनी यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट कर पाए। यहां देखिए सर 1000 प्लस 21,000 माइनस 2000। ठीक जी सर। अच्छा, अब मान लो क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन में सर इंफॉर्मेशन हमें ऐसे दे दी कि हम लोग प्रॉपर ट्रेडिंग अकाउंट पूरा नहीं बना पा रहे हैं, तो उस केस में सर हमें क्या करना पड़ेगा? दी हुई इंफॉर्मेशन के हिसाब से या तो परचेज को सेल के बराबर लेके आना पड़ेगा यूनिट वाइज, या सेल को परचेज के बराबर लेके आना पड़ेगा यूनिट वाइज, फिर आपका जीपी रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी सर। आइए अब अगर आप इलस्ट्रेशन 2 करेंगे तो इससे ज्यादा आसान आपको इलस्ट्रेशन नहीं लगेगा। बहुत बच्चों को इस इलस्ट्रेशन में दिक्कत रहती है, बस वो रट्टा मार लेते कि अच्छा ऐसा हो गया। अब मैं आपको एक एक बात एक्सप्लेन करूंगा और आप देखना कितने अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा। ठीक है जी सर। Z Limited has 3 department and submit the following information for the year ending on 31st March X1। सर जो Z Limited है उसके 3 डिपार्टमेंट है, ठीक है, और उसने कुछ इंफॉर्मेशन सबमिट की है। परचेज की यूनिट दे दी, ठीक है, कंबाइंड परचेज का अमाउंट दे दिया, बिल्कुल ठीक है। क्या परचेज प्राइस क्वेश्चन ने कहीं पे दिया है? नहीं सर, परचेज प्राइस नहीं दिया। ठीक, सेल की यूनिट दे दी, सेलिंग प्राइस दे दिया, बिल्कुल ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, बिल्कुल ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ जेड लिमिटेड। सर आपने क्या करना, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है जेड का, एज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल इज यूनिफॉर्म इन ईच केस। ये मान के कि हर केस में जीपी का सर जो रेट है, आपका प्रॉफिट का जो रेट है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब सर यूनिफॉर्म ही हमें पता लग गया। ठीक, अब आइए सबसे पहले क्या करेंगे सर, कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट कैसे निकलेगी? सेल प्राइस माइनस जीपी। सर सेल प्राइस हमें डिपार्टमेंट वाइज दे दिया, लेकिन हमें सर क्वेश्चन ने जीपी रेशो नहीं दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, सर ओपनिंग स्टॉक की यूनिट क्या कर रखी क्वेश्चन ने? सर गायब कर रखी है, वो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। कैसे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज यूनिट इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल यूनिट। ठीक, अगर मैं सेल यूनिट में क्लोजिंग स्टॉक यूनिट क्या करूं, ऐड कर दूं, ठीक, और परचेज माइनस कर दूं तो ओपनिंग स्टॉक की यूनिट आ जाएंगी। आइए मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक की यूनिट कैलकुलेट कर लेता हूं एक बार। ठीक है जी सर, 6120 प्लस आपका 600 माइनस आपका 6000, 720 आ गया। डिपार्टमेंट बी की बात करते हैं, 11520 प्लस आपका 960 माइनस आपका 12000, 480 यूनिट आ गया। 14976 प्लस 36 माइनस 14400, 612 यूनिट आ गई। ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक की यूनिट आ गई है। ठीक है जी सर। आइए अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा सर? ओपनिंग स्टॉक आएगा, बिल्कुल ठीक है। ओपनिंग स्टॉक को सर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सर ओपनिंग स्टॉक को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट इनटू रेट। ठीक है, अब सर यूनिट तो हमें पता, रेट हमें पता नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करें? इस क्वेश्चन में एक बड़ी प्यारी सी बात ये बोली है कि जो प्रॉफिट ऑन सेल का रेट है वो यूनिफॉर्म है, और जब रेट यूनिफॉर्म होता है ना, तो मैं कंबाइंड प्रॉफिट निकालूं या अलग अलग प्रॉफिट निकालूं? सर दोनों एक तरीके से आंसर ठीक होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों में सर जीपी रेशो क्या आपका सेम लगा हुआ है। अब यहां पे सर
मेरे सामने एक चैलेंज ये है कि मेरे को परचेज तो दे दी है, बिल्कुल ठीक है, और सेल भी दे दी, मैं यहाँ से सेल भी कैलकुलेट कर लूंगा, लेकिन दोनों की यूनिट अलग अलग है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जितनी यूनिट परचेज की है या तो उतनी यूनिट की सेल निकालनी पड़ेगी, या जितनी यूनिट सेल की है उतनी यूनिट की परचेज निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी सर। क्वेश्चन देखिए, जितनी यूनिट सर सेल की है मैं सेल वैल्यू निकाल लूंगा, हाँ जी। क्या इन यूनिट की मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर पाऊंगा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि मेरे को कॉस्ट प्राइस दे नहीं रखा। ठीक है, अब मैं इस बात को दोबारा बोलता हूं, जितनी सेल की यूनिट है मैं इसे सेल वैल्यू निकाल लूंगा, इतनी यूनिट की मेरे को परचेज चाहिए। इतनी यूनिट की परचेज मैं कब निकाल पाऊंगा? जब परचेज प्राइस दे रखा होगा। परचेज प्राइस नहीं दे रखा तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सर परचेज की साइड बढ़ूंगा। जितनी यूनिट की परचेज दे रखी है कंबाइंड 6 लाख, हाँ जी सर। क्या उतनी यूनिट की मैं सेल निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 6000 इंटू 40, 12,000 इंटू 45, 14,400 इंटू 50। ये सर जो सेल निकलेगी ये परचेज यूनिट के बराबर निकलेगी, और परचेज यूनिट के बराबर परचेज कॉस्ट दे रखी, दोनों का डिफरेंस सर आपका क्या बन जाएगा, जीपी बन जाएगा, जीपी रेशो आ जाएगी। क्वेश्चन एक तरीके से सोल्व हो गया। जल्दी देखिए सर, सबसे पहले क्या आएगा, परचेज यूनिट की अगर मैं बात करूं, ए 6000 इंटू 40। बच्चा क्वेरी पूछता है कि सर आपने ना परचेज यूनिट की सेल निकाली है, आप सेल यूनिट की परचेज क्यों नहीं निकाल रहे हैं? बट सेल यूनिट की परचेज अगर मैं निकाल लूं तो भी मेरा आंसर सेम ही आएगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे ना परचेज प्राइस नहीं दे रखा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जितनी यूनिट हमने परचेज की है उतनी यूनिट की सेल वैल्यू निकाल लेंगे, और कंबाइंड अपने पास परचेज है, कंबाइंड सेल आ जाएगी, दोनों कंपैरिजन करके सर जीपी रेशो आ जाएगी, और जैसे जीपी रेशो सर आ जाएगी सेल प्राइस में से माइनस कर देंगे, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है जी सर। 6000 इंटू 40, 240, बी 12,000 इंटू 45, 540, सी 14,400 इंटू आपका 50, 720, कंबाइंड सेल 15 लाख। कंबाइंड परचेज कितने से? सर कंबाइंड परचेज अपनी 6 लाख से। जीपी 9 लाख, जीपी रेशो 60%। आइए प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट निकालते हैं। 40 माइनस 60%, 16 कॉस्ट आ गई आपका। 45 माइनस 60%, 18 कॉस्ट आ गई आपका। 50 माइनस 60%, 20 कॉस्ट आ गई। अब इस कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग यूनिट से मल्टीप्लाई करके सर ओपनिंग स्टॉक निकाल लेंगे, परचेज से मल्टीप्लाई करके सर परचेज निकाल लेंगे, सेल से सर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सेल यूनिट इंटू सेल प्राइस सर। अब यहाँ पे एक्चुअल सेल यूनिट ले लेंगे। ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक यूनिट प्लस परचेज यूनिट माइनस क्लोजिंग स्टॉक यूनिट से सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल जाएगा। ठीक है, और आपका जीपी आ जाएगा। चले आगे। हाँ जी सर, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको दो बातें बताऊं। एक तो अगर जीपी रेशो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट पे या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का सेम है तो आप डिपार्टमेंट वाइज ग्रोस प्रॉफिट निकालें या कंबाइंड ग्रोस प्रॉफिट निकालें, सेम आएगा। ठीक आंसर। सेकंड सर, हम ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में इसलिए लिखते हैं ताकि हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल पाए। ठीक, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा, सर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कई बार सर क्वेश्चन में क्या होता है, आपको सेल की यूनिट अलग दे देगा, परचेज की यूनिट अलग दे देगा, और एक कंबाइंड इन्फॉर्मेशन दे देगा सर, या तो सेल की या परचेज की। तो सर जिसकी कंबाइंड इन्फॉर्मेशन दे रखी है हम सर क्या करेंगे, उसकी यूनिट को कंसिडर करके दूसरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में सर अगर आप देखेंगे तो परचेज यूनिट के हिसाब से कंबाइंड परचेज दे रखी है, तो परचेज यूनिट के हिसाब से सर हम लोग क्या करेंगे, सेल वैल्यू निकाल के कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलिस्ट्रेशन थर्ड पढ़िए जल्दी से।
Masters Omega is a departmental store having three departments X, Y, and Z. The information regarding three department for the year end 31st March X1 are given below. ये सर इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है. बैलेंस ऑफ अदर रेवेन्यू आइटम इन द बुक्स फॉर द ईयर आर गिवन बिलो, ठीक है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट. ठीक जी सर. देखिए सबसे पहले क्या आएगा सर, ओपनिंग स्टॉक आएगा. अब टिक करते हैं सोल्यूशन पे, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है. परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगी. डेटर बैलेंस शीट के आइटम है, डेटर का प्रोविजन आ जाएगा सर किसमें, P&L अकाउंट में ना. 15,000 इंटू 5% सर 750, 500, 500. ये देखिए सर डेटर का प्रोविजन 750, 500, 500, ठीक है टोटल. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद सर आपका सेल आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, ठीक है. ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी, फर्नीचर की वैल्यू दे रखी, डेप्रिसिएशन के काम आएगा. फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट, देखते हैं सर किस इन्फॉर्मेशन को एलोकेट करने के लिए काम आएगा. नंबर ऑफ एम्प्लॉय सर एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए. इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय ईच डिपार्टमेंट इन यूनिट, ठीक. इलेक्ट्रिसिटी बिल के काम आएगा साहब, ये रेशो, ठीक है. द बैलेंस ऑफ अदर रेवेन्यू आइटम इन द बुक्स फॉर द ईयर आर गिवन बिलो. देखिए सर कैरिज इनवर्ड जो होता है आपका डायरेक्ट कॉस्ट होती है, ठीक है. डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है. तो हम लोग क्या करेंगे सर, परचेज के रेशो में से एलोकेट कर देंगे. 3000 है परचेज की, अगर मैं रेशो की बात करूँ तो 3:1 है. तो सर आपका 1500, 1000 और 500 आ जाएगा कैरिज इनवर्ड. कैरिज आउटवर्ड सर सेल की रेशो में आ जाएगा. सेल की अगर मैं रेशो की बात करूं सर तो आपका 135, 45,000 से सर ये डिवाइड हो जाएगा, 432 आ गया. चलिए तो कैरीज आउटवर्ड सर आपका आ जाएगा 1200, 900, 600. चलिए सैलरी सर किस रेशो में आ जाएगी, सर नंबर ऑफ एम्प्लॉय की रेशो में. 48,000 डिवाइड बाई 60 इंटू 25. सर 20,000 20 से 16,000 और आपका 15 से सर 12,000. आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल ना. एडवर्टीजमेंट सेल रेशो बढ़ जाएगा. डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया साहब सेल रेशो में. डिस्काउंट रिसीव्ड सर परचेज की रेशो में. एक बार डिस्काउंट रिसीव्ड देखिए परचेज की रेशो में ना 1800, 900, 600 और 300. आपका डिस्काउंट अलाउड सर 432 की रेशो में. 1000, 750, 500. चलिए आगे बढ़ते हैं. रेंट रेट्स एंड टैक्सेज सर ये देखिए फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड में बढ़ जाएगा. ये आ जाएगा सर आपका 6, 5 और 4 की रेशो. $3,000, 2,500 और 2,000. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर सर आपका वैल्यू फर्नीचर की रेशो में 2:1, 400, 400, 200. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस सर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड की रेशो में 3:1 की रेशो में 1500, 1500. चलिए लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस सर आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉय की रेशो में 543 में 543, ठीक जी सर. सर बैलेंस नेट प्रॉफिट आ गया. यहाँ पे सर हमें इस क्वेश्चन में
स्टॉक रिजर्व वगैरह नहीं निकालना, क्योंकि क्वेश्चन ने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर आपका है या फिर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर ही नहीं सर, तो बात ही खत्म होगी कि वो प्रॉफिट इंक्लूड है या नहीं है। ठीक जी सर। इलस्ट्रेशन 4 बहुत बढ़िया इलस्ट्रेशन है, एग्जाम के लिए सर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना। चलिए बढ़िया इलस्ट्रेशन 4। Mr. X has two departments A and B. From the following particulars, prepare the consolidated trading account and departmental trading account for the year ending. ठीक, आपने क्या करना, कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना और डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। ठीक, कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है कि कंपनी के बिहाफ पे आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। इट मींस क्या है सर, अगर एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर किया है और दूसरे डिपार्टमेंट के पास क्या है सर, वो अनसोल्ड है, तो पहले डिपार्टमेंट ने क्या किया होगा, प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया होगा। बट कंपनी प्रॉफिट कब कमाएगी, जब दूसरा डिपार्टमेंट उसको मार्केट में बेच देगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे सर, दूसरे डिपार्टमेंट के पास जो स्टॉक है उसमें से वो स्टॉक पहले फाइंड आउट करेंगे जो पहले वाले डिपार्टमेंट से आया है, और उसके ऊपर सर स्टॉक रिजर्व निकालेंगे। ठीक है, पहले वाले डिपार्टमेंट की सेल प्रॉफिट रेशो ऑन सेल के हिसाब से। ठीक जी सर। चलिए ओपनिंग स्टॉक दे दिया। अब यहां देखिए, ओपनिंग स्टॉक में आपका कंसिस्टिंग ऑफ परचेज गुड्स एट कॉस्ट, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। परचेजेज आ गया, सेल्स आ गया, वेजेज आ गया, कैरीज आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, परचेज गुड्स, फिनिश गुड्स, परचेज गुड्स ट्रांसफर बाय बी टू ए। इस तरह की जब टेबल आती ना क्वेश्चन में तो कंफ्यूजन हो जाती है कई बार ना। तो इसके लिए बेस्ट तरीका पता क्या है, आप ना हमेशा एक डायग्राम बनाइए, ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट। ठीक है जी सर। परचेज गुड्स ट्रांसफर बाय बी टू ए, बी टू ए परचेज गुड्स ट्रांसफर हुए कितने के, 10,000 के। इसका मतलब सर डिपार्टमेंट बी के लिए 10,000 की क्या है, सेल है, और ए के लिए क्या है सर, 10,000 की परचेज है। ठीक जी सर। सर फिर से बोलना, इसका मतलब बी डिपार्टमेंट के लिए 10,000 की सेल है और ए के लिए क्या है, परचेज है। आगे बढ़ते हैं, ए टू बी 8,000, आइए फिनिश गुड्स ट्रांसफर बाय ए टू बी, ए ने बी को फिनिश गुड्स ट्रांसफर किए हैं, तो ए के लिए क्या बन जाएगा, सेल, बी के लिए क्या बन जाएगा, परचेज। और आगे लिखता सा फिनिश गुड्स ट्रांसफर बाय बी टू ए 40,000। आगे देखिए, रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स वापस कर दिए ए ने बी को, कितने, 10,000। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये कि जो ये 10,000 है ये किस में से माइनस होगा, 40,000 में से माइनस होगा या आपका 35,000 में से माइनस होगा। सर ए ने बी को वापस किए हैं तो 35,000 में से माइनस हो जाएगा। बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से ना, गुड्स वापस करने का मतलब क्या है कि जो गुड्स आया वो वापस कर दिया, और गुड्स ए के पास सर बी से कितना आया, 40,000 आया, तो यहां से माइनस होगा सर 30,000। ठीक है जी सर। बाई बी टू ए 7,000, 28,000। ठीक है जी सर। यू आर इन्फॉर्म दैट, ये आपको बताया गया है क्या, परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड म्यूचुअली एट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट। आप मेरी बात सुनिए, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, ए बाहर से माल परचेज करता है, बी को ट्रांसफर करता है, बी बाहर से माल परचेज करता है, ए को ट्रांसफर करता है। ये सारे ट्रांसफर एट कॉस्ट प्राइस है। अगर ये सारे ट्रांसफर एट कॉस्ट प्राइस है तो इसका मतलब क्या है, बात सुनना ध्यान से ना, अगर ये सारे ट्रांसफर एट कॉस्ट प्राइस है तो इसका मतलब है सर इनके अंदर कोई भी प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है। और स्टॉक रिजर्व का कॉन्सेप्ट कब आता है सर, जब दो कंडीशन पूरी होती है, पहली, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करता है एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और दूसरी सर वो स्टॉक अनसोल्ड है। अब यहां पे सर स्टॉक अगर अनसोल्ड भी है तो कोई मैटर करेगा ही नहीं अगर परचेज गुड्स है तो, क्यों, क्योंकि परचेज गुड्स पे कोई प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है।
एंड फिनिश गुड्स एट डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, ए बी को ट्रांसफर करता है अपने यहाँ पे गुड्स बना के, और कैसे ट्रांसफर करता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे। सर कैसे पता लगा आपको कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे? साफ साफ लिखा सब, एट डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस। ऐसे डिपार्टमेंट बी क्या करता है, कुछ गुड्स अपने यहाँ पे बनाता है और वो किसको ट्रांसफर करता है? ए को। कैसे ट्रांसफर करता है? एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक जी सर। इसका मतलब स्टॉक रिजर्व किसके अंदर होगा सर? फिनिश गुड्स के अंदर होगा। आगे देखिए, एंड दैट 20% ऑफ द फिनिश गुड्स क्लोजिंग एट ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेड फिनिश गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट। वो ये कह रहा है सर, परचेज गुड्स भी है, फिनिश गुड्स भी है। ठीक, अब फिनिश गुड्स में 20% गुड्स ऐसा है जो दूसरे डिपार्टमेंट से अपने पास आया है। ठीक है जी सर। इसका मतलब सर कंटेंट रेशियो इसने कितना बताया? 20% बताया। ठीक है जी सर। सबसे पहले क्या आएगा सर? ओपनिंग स्टॉक 20,000, 12,000। परचेजेस 92,000, 68,000। सेल 140, 112। वेजेस 12,000, 8,000। कैरेज 2,000, 2,000। क्लोजिंग स्टॉक परचेज और फिनिश दे दिया। उसके बाद सर जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है ये मैं आपको खुद लिख के दिखाऊंगा। ए बी, ए बी टू इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर बाय इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। परचेज गुड्स, देखिए सर परचेज की बात करें तो ए ने बी को कितना ट्रांसफर किया? 8,000। तो ए के लिए सेल, बी के लिए परचेज। ठीक है जी सर। आगे बढ़ते हैं सर। बी ने ए को 10,000 का ट्रांसफर किया, बी के लिए सेल, ए के लिए परचेज। अब फिनिश गुड्स की बात करते हैं सर। 28,000 का नेट ट्रांसफर किया, किसने? सर ए ने बी को। बी के लिए परचेज बन गई। बी ने ए को 30,000, बी के लिए सेल, ए के लिए परचेज। ठीक जी सर। आइए यहाँ पे देखिए सर, आपका फिनिश गुड्स 35,000 है, इसमें से क्या होगा? 7,000 सर एडजस्ट हो जाएगा, 28,000 आ जाएगा। ऐसे ही सर 40,000 है, 10,000 क्या होगा? एडजस्ट होगा सर, आपका 30,000 आ जाएगा। ठीक है, ये क्रॉस हो गया। चले हाँ जी सर। यहाँ पे ना आपको पता क्या करना चाहिए? आपको ये नेट करके ही दिखाना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग जीपी रेशो कैलकुलेट करेंगे तब हमें ये अमाउंट नेट चाहिएगा। और इस क्वेश्चन में आपको कंटेंट रेशो दे रखा है। अगर क्वेश्चन में कंटेंट रेशो नहीं भी दे रखा होता तो हमें क्या करना पड़ता सर? कैलकुलेट करना पड़ता। जब हम कंटेंट रेशो कैलकुलेट करते तो सर क्या करते? नेट बैलेंस लेते। ठीक, क्योंकि कंटेंट का मतलब होता है कि कितना स्टॉक वहां पे पड़ा हुआ है। जो स्टॉक वापस आ गया सर वो कंटेंट का कभी पार्ट बन ही नहीं सकता। चले हाँ जी सर। आइए इस क्वेश्चन में सर एक तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर मेन था, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक मेन है सर आपका स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व बिल्कुल आराम से तसल्ली से डिस्कस करें। देखिए स्टॉक रिजर्व कैसे निकलेगा सर? क्लोजिंग स्टॉक इनटू कंटेंट रेशो 20% दे रखा, इनटू प्रॉफिट रेशो। आइए प्रॉफिट रेशो निकालते हैं पहले डिपार्टमेंट ए का। अगर डिपार्टमेंट ए की बात करें तो डिपार्टमेंट ए ने कितना प्रॉफिट कमाया सर? 38,500। बिल्कुल ठीक है। अब डिपार्टमेंट ए की सेल कौन कौन सी है सर? डिपार्टमेंट ए की एक तो 1,40,000 की सेल है, बिल्कुल है। एक सर ये 8,000 की भी सेल है,
नो डाउट सेल है, लेकिन इसमें प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या सर, जो यहाँ पे 38,500 का प्रॉफिट आया है उसमें सर इस 8,000 से कोई भी कंटेंट नहीं है, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफर हुआ। ठीक है, सेकंड सर परचेज गुड्स हो गया। हाँ जी, थर्ड फिनिश गुड्स देखिए सर 35,000 है, जिसमें 7,000 का क्या हुआ, वापस हुआ, तो 28,000 पे ही प्रॉफिट एलिमेंट इसके अंदर है। तो डिपार्टमेंट ए का जो जीपी रेशियो आएगा कितना आएगा, 38,500 डिवाइड बाई 1,68,000, फिर ये आ गया 22.92%। 22.92%। ठीक है जी सर, ये देखिए इन्होंने वही एडजस्ट करके दिखाया रिटर्न में। अब डायरेक्ट लिख लो, आगे बढ़े। हाँ जी सर, क्योंकि अगर हम नेट लिखेंगे ना तो फिर हमें ये वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। बी की बात कर लेते हैं। बी का प्रॉफिट है 46,000, 112 परचेज गुड्स यहाँ पे नहीं आएगा, फिनिश गुड्स यहाँ पे 30,000 से आ जाएगा इंटू 100, 32.39%। चलें जी सर, आइए अब स्टॉक रेशियो निकालते हैं। देखिए स्टॉक रेशियो सर सिर्फ फिनिश गुड्स पे निकलेगा। उसका रीजन क्या है सर, उसका रीजन है कि फिनिश गुड्स में ही प्रॉफिट एलिमेंट है। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ बच्चा एक गलती और करता है। क्या गलती करता है ये, डिपार्टमेंट ए का स्टॉक कितने से है फिनिश गुड्स सर 24,000 से। बिल्कुल ठीक है। कंटेंट रेशो कितने से, 20% से। प्रॉफिट रेशो कितने से सर 22.92%। जल्दी सोल्व करो बेटा, प्लीज ध्यान से मेरी बात सुनना, ये गलती कर देता बच्चा ना। डिपार्टमेंट ए के पास सर जो स्टॉक है उस पर प्रॉफिट किसने कमाया होगा, बी ने कमाया होगा, इसलिए प्रॉफिट रेशो किसका आएगा सर, बी का आएगा। प्लीज ध्यान देना, ये गलती कभी मत करना। यहां पे जो प्रॉफिट रेशो आएगा किसका आएगा सर, बी का आएगा। 24,000 इंटू 20% इंटू आपका आएगा 32.39%, 1554। अब बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट बी के स्टॉक की। जो बी के पास स्टॉक है कितना है सर, 14,000 है। बिल्कुल ठीक है। कंटेंट रेशो 20% है। प्रॉफिट रेशो सर यहाँ पे ए डिपार्टमेंट का आ जाएगा, क्योंकि ए ने बी से प्रॉफिट कमाया होगा, 22.92%। चलिए जी सर, आइए ये स्टॉक रिजर्व आ गया। एक प्यारी सी बात और, हाँ जी सर, सर इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक रिजर्व क्यों नहीं निकलेगा। देखिए बेटा, ओपनिंग स्टॉक में ना आप अगर देखेंगे तो परचेज गुड्स भी है। अब कितने परचेज गुड्स है सर, ये नहीं पता। या तो क्वेश्चन ये कह दे कि इसमें ना 6,000 का परचेज गुड्स इसमें है, 7,000 का परचेज गुड्स इसमें है, तो ये 14,000 आ जाएगा, ये 5,000 आ जाएगा फिनिश गुड्स। हम लोग क्या करेंगे, फिनिश गुड्स पे स्टॉक रिजर्व निकालते हैं। कंटेंट रेशो दे रखा, प्रॉफिट रेशो, क्लोजिंग और ओपनिंग सेम मान के हम इसे सोल्व कर देंगे। ठीक, लेकिन क्योंकि सर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में सर क्या है, परचेज गुड्स इंक्लूड है, कितने इंक्लूड है नहीं पता, इसलिए हम क्या करेंगे, स्टॉक रिजर्व को यहाँ पे ओपनिंग को इग्नोर करेंगे। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करना है। डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को क्या किया, 120 का गुड्स, सॉरी 100 का गुड्स 120 पे ट्रांसफर कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अब डिपार्टमेंट बी के पास क्या सर, ये अनसोल्ड है। ठीक है, स्टॉक रिजर्व कितना होगा सर, 20 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, ये जो स्टॉक रिजर्व 20 है इसे हम माइनस करते हैं। जी सर, क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि सर ये प्रॉफिट का ऐसा हिस्सा है जिसे कंपनी एज ए होल हमने नहीं कमाया। बिल्कुल ठीक है सर। कभी कभी क्वेश्चन कहता है आपको कि आपने क्या करना है,
कंपनी के मैनेजर को कमीशन देना है। अगर कंपनी के मैनेजर को कमीशन देना है तो हम लोग क्या करेंगे सर, सारे डिपार्टमेंट के प्रॉफिट निकालेंगे, उसे जोड़ेंगे और उसमें से क्या करेंगे सर, स्टॉक रिजर्व माइनस कर देंगे, तो जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर क्या करेंगे, कमीशन निकाल लेंगे। ठीक है जी सर, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन, कभी कभी सर क्वेश्चन कहता है कि आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट वाइज मैनेजर को कमीशन देना है। स्टॉक रिजर्व एडजस्ट करने के बाद आपको डिपार्टमेंट वाइज क्या करना है, डिपार्टमेंट वाइज क्या करना सर, आपको मैनेजर को कमीशन देना है स्टॉक रिजर्व एडजस्ट करने के बाद। ठीक, तो ऐसे केस में सर ये जो स्टॉक रिजर्व 20 है ये कौन से डिपार्टमेंट के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट होगा, ए के साथ या बी के साथ? कमेंट में अपना आंसर लिखिए, मैं बता दूं। जी सर, ये ए के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट होगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है सर ये ए ने कमाया है जो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है। आप इसे ऐसे समझिए, ये है ए का ट्रेडिंग अकाउंट। ए ने क्या किया होगा सर, जब दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर किया होगा तो बाय इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर एज ए सेल रिकॉर्ड किया होगा, कितने से, 120 से, बाय इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। ठीक है, और डिपार्टमेंट बी ने क्या किया होगा, इसे सर एज ए परचेज रिकॉर्ड किया होगा टू इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर 120 से, उसके पास अनसोल्ड रह गया, और इसने गुड्स मान लो बाहर से परचेज किया था 100 का, तो सर इसने प्रॉफिट कमाया होगा कितने से, 20 से। तो सर अब ये प्रॉफिट सर क्या है, अनरियलाइज है। हमेशा जब भी आप सर स्टॉक रिजर्व निकालेंगे तो सेलर डिपार्टमेंट का स्टॉक रिजर्व होता है, बायर डिपार्टमेंट के स्टॉक में वो होता है। ठीक जी सर, तो बायर डिपार्टमेंट का स्टॉक, उसका वो हिस्सा जो सेलर डिपार्टमेंट से आया है, कंटेंट रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्रॉफिट रेशो किसका लेंगे सर, सेलर डिपार्टमेंट का। ठीक है जी सर, आइए इलस्ट्रेशन नंबर 5 पढ़ेंगे। मैं एक काम करता हूँ, ये जो मैंने एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ ताकि इलस्ट्रेशन 5 को मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट को लिख के समझाऊँ। ठीक है जी सर, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 5 का सॉल्यूशन मैं आपको लिख के समझाऊँ। जी सर, पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन 5। देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन, डिपार्टमेंट पी सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट एस at a profit of 25% on cost and to department Q at a profit of 15% on cost. डिपार्टमेंट P S को गुड्स ट्रांसफर करता है और Q को गुड्स ट्रांसफर करता है। कैसे, 25% ऑन कॉस्ट। एक सेकेंड, कॉस्ट प्लस 25%, इसका मतलब सर हमें जो प्रॉफिट रेशो चाहिए किसके बेस पे चाहिए सर, सेल के बेस पे। तो हम क्या करेंगे सर, ये कॉस्ट के बेस पे दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, सेल के बेस पे परसेंटेज नहीं बल्कि डायरेक्ट लिख लेते हैं, 1/5 आ गया सेल के बेस पे। ठीक है जी सर, क्यू को कैसे ट्रांसफर करता है सर, कॉस्ट का 15% इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 100 प्लस 15, थ्री 23। ये देखिए 15% ऑन कॉस्ट है तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है जी सर, आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है, डिपार्टमेंट एस sell goods to P and Q at a profit of 20% and 30% on sale respectively. Okay, डिपार्टमेंट Q नहीं S है, डिपार्टमेंट S
पी और क्यू को गुड्स ट्रांसफर करता। कैसे? 20% ऑन सेल है और 30% ऑन सेल है, 1/5। चलिए, डिपार्टमेंट क्यू सेल गुड्स टू पी एंड एस, 20% एंड 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। क्यू पी को और एस को 20% ऑन कॉस्ट है, और 10% ऑन कॉस्ट है। ठीक है जी सर। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखते हैं। डिपार्टमेंटल मैनेजर आर एंटाइटल टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल बीइंग एलिमिनेटेड। वो ये कह रहा है जो डिपार्टमेंट के मैनेजर है ना, वो 10% प्रॉफिट पे कमीशन के एलिजिबल है, लेकिन पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा सर, उन्हें ना जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसे हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट निकालेंगे, उसमें से जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो माइनस कर देंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट आर एज फॉलोज। सर जो प्रॉफिट ये आपको दे रखे हैं ये आफ्टर मैनेजर कमीशन दे दिए। मैनेजर के कमीशन का रोल कब आएगा सर, पहले प्रॉफिट निकलेगा, उसमें से आप अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करेंगे, फिर मैनेजर के कमीशन का रोल आएगा। ठीक जी सर। लेकिन इन्होंने क्या किया, अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट से पहले क्या किया, मैनेजर का कमीशन एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो सर ये आपका जो अमाउंट हो गया 90% के बराबर होगा, तो 90,000 डिवाइड बाई 90%। सर 90% के बराबर कैसे, अगर प्रॉफिट 100 है, 10 का आपने कमीशन दे दिया, 90 आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 100 प्रॉफिट निकालेंगे और उसके बाद सर इसमें से स्टॉक रिजर्व माइनस करेंगे। ठीक है, तो 1 लाख आ गया, ये देखिए 60,000 डिवाइड बाई 90%, आपका 4 टाइम्स 6 7 आ गया, 45,000 डिवाइड बाई 90%, 50,000 आ गया। ठीक जी सर। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे सर, अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करेंगे। ठीक है जी सर, प्लीज बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर मेरे को डिपार्टमेंट पी का अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है तो कौन सा स्टॉक पे निकलेगा सर, जो स्टॉक पी का एस और क्यू के पास होगा। बच्चा कई बार यहाँ पे क्या गलती करता है, डिपार्टमेंट पी के पास जो स्टॉक है उसी पे पी के प्रॉफिट रेशो से मल्टीप्लाई कर देता है। नहीं सर, डिपार्टमेंट जो पी का प्रॉफिट होगा वो किसके पास होगा सर, वो एस और क्यू के स्टॉक में होगा। ठीक है जी सर। आइए तो स्टॉक रिजर्व निकालते हैं, पहले डिपार्टमेंट पी का एस के साथ क्यू के साथ। देखिए अगर एस की बात करें, डिपार्टमेंट पी ने जो एस को गुड्स ट्रांसफर किए थे, तो एस के पास सर 18,000 के गुड्स बचे हुए हैं, और पी कितना प्रॉफिट कमा रहा है एस से, 1/5 ऑफ द सेल, 3600। क्यू के पास सर कितना स्टॉक है, 14,000, और पी ने जो क्यू से प्रॉफिट कमाया वो 3 डिवाइड बाई 23 ऑन सेल पे कमाया। ठीक है जी सर, 1826, 5426, ये देखिए 5426, और ये फिर प्रॉफिट आ गया, इसमें से मैनेजर कमीशन घटा दिया। ठीक है जी सर। एस का जो अनरियलाइज प्रॉफिट होगा वो किसके पास होगा, जो स्टॉक उसने पी को ट्रांसफर किया और क्यू को ट्रांसफर किया। ठीक है, पी को कितना ट्रांसफर किया सर, सर पी को जो ट्रांसफर किया था उसमें से पी के पास जो एस से आया 48,000 का स्टॉक बचा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। और एस ने पी से प्रॉफिट कितना कमाया, 1/5, 9600। चलिए एस ने क्यू को जो गुड्स बेचे थे, सर क्यू के पास 38,000 के गुड्स बचे हुए हैं, और एस ने क्यू से कितना प्रॉफिट कमाया, 3/10।
11,400, 21,000, ये आपका कमीशन आएगा। ठीक जी सर। चलिए क्यू की बात कर लेते हैं। सर क्यू का जो प्रॉफिट होगा, अनरियलाइज प्रॉफिट होगा, किस स्टॉक पे होगा? सर जो स्टॉक पी और एस के पास होगा। पी के पास कितने स्टॉक है सर अभी अनसोल्ड? सर 12,000 का जो क्यू से आया है, और पी ने क्यू से जो प्रॉफिट कमाया है, नहीं, क्यू ने जो पी से प्रॉफिट कमाया है 16, ये देखिए ना, पी के पास स्टॉक है, क्यू ने प्रॉफिट कमाया। ठीक है। एस के पास जो स्टॉक है 8,000, 1/11, 7 to 7 आएगा, बट फिर भी आपको कैलकुलेटर से सोल्व करना चाहिए। जी सर, 2727। चलिए जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं सर आपने ये जो कमीशन है इसे एड बैक क्यों किया? क्योंकि बेटा एज पर द एग्रीमेंट मैनेजर को कमीशन मिलना था स्टॉक रिजर्व एडजस्ट होने के बाद, लेकिन मैनेजर साहब ने क्या किया, पहले ही कमीशन एडजस्ट कर लिया है। इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर अनरियलाइज प्रॉफिट एंड कमीशन निकालेंगे। ठीक, इसलिए कमीशन एड बैक कर देंगे। ठीक जी सर। फिर सर अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करेंगे, उसके बाद सर कमीशन माइनस कर देंगे। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या लिखता है क्वेश्चन, देखिए। मेसर्स सुमन एंटरप्राइजेज हैज टू डिपार्टमेंट्स, finished leather and shoes. Shoes are made by the firm itself out of the leather supplied by leather department at its usual selling price. From the following figures prepare departmental trading and P&L account for the year end। ठीक है जी सर, ये आपका डिपार्टमेंट वाइज इंफॉर्मेशन आ गई। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल्स है, ट्रांसफर टू सूट डिपार्टमेंट। सर ये देखिए, ये आपका फिनिश लेदर डिपार्टमेंट के लिए सर क्या होगा, सेल बन जाएगी, और शूज डिपार्टमेंट के लिए सर क्या बन जाएगी, परचेज बन जाएगी। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, सेलिंग एक्सपेंसेस सर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, रेंट एंड वेयर हाउस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर नेसेसरी कंसिडरेशन। The stock in shoes department may be considered as consisting of 75% of the leather and 25% of other expenses। सर यहाँ पे क्वेश्चन ने आपको कंटेंट रेशो दे दी कि जो स्टॉक है ना उसमें 75% स्टॉक ऐसा है जो दूसरे डिपार्टमेंट से है। ठीक है। द फिनिश्ड लेदर डिपार्टमेंट अर्न ए ग्रोस प्रॉफिट एट 15% इन X1 X2। प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे सर अगर ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपका X2 X3 का क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉफिट रेशो सर इसने लास्ट ईयर की दी है। इसका क्या रोल है सर, इसका रोल आएगा ओपनिंग स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए। ठीक, जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस एज ए होल अमाउंट टू ₹850। सर 850 का जनरल एक्सपेंडिचर है। अगर सर इसका एलोकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिया तो ये क्या आएगा सर, आपका जनरल P&L अकाउंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, टोटल परचेजेज, सेल्स, उसके बाद सर आपका है ट्रांसफर टू शूज डिपार्टमेंट, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। लेदर डिपार्टमेंट के लिए सेल बन जाएगा और आपका सर शूज डिपार्टमेंट के लिए परचेज बन जाएगा। ठीक जी सर, आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। उसके बाद सर आप देखिए सेलिंग एक्सपेंसेस, रेंट एंड वेयर हाउसिंग, सर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, P&L अकाउंट में आएंगे। क्लोजिंग स्टॉक दे दिया क्वेश्चन ने। चलिए जी सर, आइए अब हम क्या करेंगे सर, जीपी कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सर जो डिपार्टमेंट वाइज नेट प्रॉफिट है टोटल करके यहाँ लिख लिया, ये जनरल एक्सपेंसेस आ गया। अब बात करते हैं स्टॉक रिजर्व। देखिए स्टॉक रिजर्व में पहला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा कैलकुलेट कंटेंट रेशो। सर क्वेश्चन ने 75% कंटेंट रेशो दे रखी। ठीक, सेकंड स्टेप क्या रहेगा सर, सेकंड स्टेप रहेगा प्रॉफिट रेशो ऑफ द सेलर डिपार्टमेंट। यहाँ देखिए सर, फिनिश्ड लेदर आपका सेलर डिपार्टमेंट है, इसने 42 लाख का प्रॉफिट कमाया है, बिल्कुल ठीक है। ये जो 42 लाख का जीपी है ये किसके ऊपर होगा सर, उसकी सेल के ऊपर। सेल में क्या क्या आएगा सर, 1 करोड़ 80 लाख की सर आउटसाइडर सेल है, और
30 लाख की सेल सर आपकी इंटर डिपार्टमेंट सेल है, तो सेल आ गई 2 करोड़ 10 लाख, 42 लाख डिवाइड बाई 2 करोड़ 10 लाख, सर 20% आपका प्रॉफिट रेशो आ गई। ठीक है जी सर। अब कैलकुलेट करते हैं स्टॉक रेशो। क्लोजिंग स्टॉक कितने से है सर? शूज डिपार्टमेंट के पास 5 लाख से। कंटेंट रेशो सर 75%, प्रॉफिट रेशो सर 20%। सर 75,000। ओपनिंग स्टॉक कितने से? सर ओपनिंग स्टॉक अपना 430 से। ओपनिंग कंटेंट रेशो 75%, ओपनिंग प्रॉफिट रेशो 15%। 48,375। आप ओपनिंग स्टॉक रेशो क्लोजिंग स्टॉक रेशो अलग अलग लिख के दिखा सकते हैं, ये क्रेडिट में आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक रेशो, और क्लोजिंग स्टॉक रेशो डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, या इसको आप नेट करके भी दिखा सकते हैं 2665, और ये बैलेंस आपका नेट प्रॉफिट आ गया। अब बात करते हैं रिटेल डिपार्टमेंट की। देखिए रिटेल डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जो केवल फिनिश गुड्स में डील करता है। सर रिटेल डिपार्टमेंट के केस में हेड ऑफिस क्या करेगा, डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अपने यहाँ पे सर 2 अकाउंट बनाएगा, एक मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट और एक मेमोरेंडम सर आपका मार्कअप अकाउंट। ठीक, जो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट है वो हमेशा किस पे बनेगा सर? वो हमेशा बनेगा हेड ऑफिस ने जो मतलब ऐसे बोल सकते हैं इनवाइस प्राइस पे सर, सेल प्राइस पे। ठीक है जी सर। हेड ऑफिस ने सर जिस वैल्यू पे गुड्स ट्रांसफर किए हैं, जनरली सर रिटेल डिपार्टमेंट में क्या होता है, उसी वैल्यू पे डिपार्टमेंट आगे माल बेचता है मार्केट में। ठीक है, तो सर वो जो सेल प्राइस है, इनवाइस प्राइस है, उसी पे क्या करेगा हेड ऑफिस, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाएगा। ठीक, एक बात और सर, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में 2 एलिमेंट होते हैं, कॉस्ट एलिमेंट, एक प्रॉफिट एलिमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एलिमेंट को अलग से निकालते हैं और उसको सर क्या करते हैं, अलग से एक लेजर बनाते हैं मार्कअप अकाउंट। ठीक जी सर, बाकी बातें मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। एक प्यारी सी बात और सर, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, रिटेल डिपार्टमेंट के केस में क्वेश्चन कहता है कि आपने क्या करना, रिटेल डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। अगर रिटेल डिपार्टमेंट के ट्रेडिंग अकाउंट की हम लोग बात करें तो सर रिटेल डिपार्टमेंट का जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो बनेगा हेड ऑफिस की कॉस्ट पे। अब जब ट्रेडिंग अकाउंट हेड ऑफिस की कॉस्ट पे बनेगा तो ओपनिंग स्टॉक किस पे आएगा, हेड ऑफिस की कॉस्ट पे। परचेज किस पे आएंगे, हेड ऑफिस की कॉस्ट पे। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर किस पे आएंगे, हेड ऑफिस की कॉस्ट पे। क्लोजिंग स्टॉक किस पे आएगा, हेड ऑफिस की कॉस्ट पे। और अगर कोई सर आपका शॉर्टेज है वो किस पे आएगा, हेड ऑफिस की कॉस्ट पे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक, सेल किस पे आएगा सर, सेल प्राइस पे। तो डिफरेंस सर अपने आप क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑफ द डिपार्टमेंट आ जाएगा। चले हाँ जी सर, आइए सर, इलस्ट्रेशन नंबर 7 दे रखा है इन्होंने एक, और एक लास्ट में क्वेश्चन दे रखा है। मैं इलस्ट्रेशन ना करा के आपको पहले क्वेश्चन कराता हूँ। क्यों सर? क्योंकि इलस्ट्रेशन में ना एक दो बातें कम दे रखी, क्वेश्चन में बातें ज़्यादा दे रखी, तो मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, इलस्ट्रेशन आप अपने आप कर लेना। हाँ सर, ये बेटर रहेगा फिर ना, क्योंकि सिमिलर इन्फॉर्मेशन है सर, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक दो चीज़ें ज़्यादा दे रखी, तो मैं पहले ये चीज़, ये क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, इलस्ट्रेशन फिर आप अपने आप कर लेना। क्योंकि हमने बात की थी ना, सारे इलस्ट्रेशन क्वेश्चन कवर करेंगे एक्सेप्ट जो इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन आपका सर सिमिलर टाइप का होगा। ठीक जी सर, आइए क्वेश्चन 4 पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है सर। सर मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में आप हर चीज किस पे दिखाएंगे सर, सेल प्राइस पे। और मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में सर हर चीज किस पे दिखाएंगे आप सर, प्रॉफिट एलिमेंट दिखाएंगे। ठीक है जी सर, एक दो बातें और मैं आपको बता देता हूँ। जब हम लोग क्या करेंगे, डिपार्टमेंट को, हेड ऑफिस डिपार्टमेंट को सर गुड्स ट्रांसफर करेगा, अगर वो कोस्ट पे ट्रांसफर दे रखी इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल प्राइस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है सर, गुड्स ना बिक नहीं रहे होते हैं, तो हेड ऑफिस क्या इंस्ट्रक्शन देता है कि आप एक काम करो, इसे सस्ते बेच दो। तो जितना प्राइस में रिडक्शन होता है सर उसको हम मार्कडाउन बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक तो मार्कडाउन से क्रेडिट कर देंगे स्टॉक अकाउंट, और उतने मार्कडाउन से सर क्या करेंगे, मार्कअप अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्यों सर? क्योंकि आपका प्रॉफिट एलिमेंट कम हो जाएगा। बात सुनिए ध्यान से ना, 10,000 का स्टॉक 15,000 में ट्रांसफर किया, हमने क्या किया होगा, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में टू गुड्स ट्रांसफर कितने से सर, आपका 15,000 से। ठीक जी सर, और उधर मार्कअप अकाउंट में क्रेडिट क्या किया होगा सर, 5,000 का रिजर्व क्रेडिट कर दिया हो। ठीक, अब 100 से हमने मार्क डाउन कर दिया, तो स्टॉक को भी सर क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और 100 को सर डेबिट कर देंगे किससे, मतलब मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट को सर क्या करेंगे, 100 से डेबिट कर देंगे। ठीक, तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। चलें जी सर, आइए। एम लिमिटेड हैज सेवरल डिपार्टमेंट्स। सर एम के पास बड़े सारे डिपार्टमेंट है। गुड सप्लाई टू ईच डिपार्टमेंट आर डेबिटेड टू ए मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट एट कॉस्ट
प्लस ए फिक्स परसेंटेज मार्कअप टू गिव द नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ठीक है, वो ये कह रहा है कि जो गुड सप्लाई किए जाते हैं डिपार्टमेंट को, आप उसे डेबिट कर दें किसके अंदर, मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट के अंदर। ठीक है, कितनी वैल्यू पे, कॉस्ट पे प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक, मतलब नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे। द मार्कअप इज क्रेडिटेड टू ए मेमोरेंडम डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट। एनी रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस markdown will be required adjust in the stock account and in the markup account। ठीक है, the markup for the department A for the last 3 years has been 25%। अब यहाँ पे देखिए सर, क्वेश्चन ने हमें बोल दिया कि जो मार्कअप है ना वो 25% है। क्या ये सेल प्राइस का है, कॉस्ट का है? ये मेंशन नहीं किया। जनरली बेटा रिटेल डिपार्टमेंट के केस में अगर क्वेश्चन ये इन्फॉर्मेशन देता है द मार्कअप फॉर डिपार्टमेंट दिस वन इज इतने परसेंट, तो हम लोग उसे कॉस्ट का परसेंटेज मान के चलेंगे। ठीक है जी सर, और एक नोट डाल के आ जाएंगे कि हमने जो मार्कअप है वो कॉस्ट के बेस पे कंसिडर किया है। अल्टरनेटिव आंसर कैन बी पॉसिबल। ठीक, आगे लिखता है फिगर्स रेलिवेंट टू डिपार्टमेंट ए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च X2 और एज फॉलोज। पढ़ेंगे इसको एक बार, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। मैं ट्रेडिंग अकाउंट आपको बाद में बनवाऊंगा, पहले मैं क्या करता हूँ सर, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट और मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट बनवा देता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा सर, ओपनिंग स्टॉक आएगा। ठीक जी सर, एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक परचेज एट कॉस्ट सेल। इट इज फर्दर ascertained that shortage of stock found in the year ending 31st March X2 costing ₹1000 were written off। वो ये कह रहा है सर ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, 1000 के स्टॉक की शॉर्टेज है, उसको हमने क्या किया, राइट ऑफ कर दिया। बिल्कुल ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 अप्रैल X1, इसके बारे में बता रहा है। और ये जो कोस्ट दे रखे ना, ये हेड ऑफिस की कोस्ट मानी जाती है हमेशा ना। ठीक है जी सर। ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 अप्रैल X1 इंक्लूडिंग गुड्स कॉस्टिंग 6000 हैड बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। वो ये कह रहा है जो ओपनिंग स्टॉक है ना 65,000 का, हाँ जी, इसमें 6000 के गुड्स ऐसा है जो इस साल बेच दिया एंड हैड आएगा, हैड बीन मार्क डाउन इन द सेलिंग प्राइस बाय 600। द रिमेनिंग स्टॉक हैड बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्योंकि अगर सर क्लोजिंग स्टॉक में ना आपका मार्कडाउन है, तो स्टॉक रिजर्व में हम लोग पहले क्या करते हैं, मार्कडाउन ऐड करते हैं ताकि नॉर्मल सेलिंग प्राइस बन जाए, और उसके बाद सर क्या करते हैं, मार्कडाउन को माइनस करते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ठीक है जी सर, चले, हाँ जी सर। तो ओपनिंग स्टॉक में सर 6000 का गुड्स ऐसा है जिसको हमने क्या कर रखा है, 600 से मार्कडाउन कर रखा है, जो ड्यूरिंग द ईयर बिक गया। ठीक, इसका मतलब सर जो सेल वैल्यू है उसमें सर 600 से अमाउंट रिड्यूस होकर आया होगा। आगे देखिए, गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर वर मार्क डाउन बाई ₹1200। ये जो गुड्स है ना, इसमें से हमने क्या किया, 1200 का मार्क डाउन किया है फ्रॉम ए कॉस्ट ऑफ 15,000। ओके, जो ड्यूरिंग द ईयर गुड्स ट्रांसफर किए हैं उसमें से 15,000 के गुड्स को हमने क्या किया, 1200 से मार्क डाउन किया। ठीक है, मार्कडाउन स्टॉक कॉस्टिंग 5000 रिमेन अनसोल्ड। 5000 का उसमें सर क्या है, अनसोल्ड है। इसका मतलब क्या, देखिए 15,000 के स्टॉक में 1200 मार्कडाउन है, 5000 का अनसोल्ड है। इसका मतलब जो गुड्स अपने पास अनसोल्ड बचे हुए ना सर, अनसोल्ड गुड्स भी 400 से क्या है, मार्कडाउन पे है। मतलब जो गुड्स अनसोल्ड है वो 400 से क्या, मार्कडाउन है। ठीक है जी सर। आइए, द डिपार्टमेंटल क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट फॉर मार्कअप एंड मार्कडाउन। ठीक है जी सर। सर जो डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक है उसे कॉस्ट पे वैल्यू करना आपने, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट फॉर मार्कअप एंड मार्कडाउन। करेंगे इसके ऊपर चर्चा। ठीक, और ये मेन पॉइंट रहेगा। सबसे पहले क्या आएगा सर, ओपनिंग स्टॉक आएगा, कितने से आएगा, 65,000 प्लस आपका 25%। ठीक, 81250। देखिए सर 25% हमने कॉस्ट का मार्कअप पाना है, कॉस्ट 100 है, लेट मार्कअप 25, सेल प्राइस 125, परसेंटेज ऑफ मार्कअप ऑन सेल प्राइस। ठीक जी सर। तो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक 81250 से, ठीक है, इनटू 20% सर इसका मार्कअप अमाउंट है 16250। ठीक जी सर, या आप ऐसे कर सकते हैं 20 डिवाइड बाई 125। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक आपने क्या किया सर,
सर 600 से मार्क डाउन कर रखा है, इसका मतलब सर जो सेल आएगी वो कितने से आएगी, 600 डाउन से आएगी। तो प्रॉफिट भी सर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम ओपनिंग स्टॉक के ऊपर कितना प्रॉफिट कमाएंगे, 16250 का प्रॉफिट कमाएंगे, सर वो कभी कमा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया है सर, टैग प्राइस चेंज कर दिए हैं। ठीक है, स्टॉक को हमने बोल दिया है, मतलब हमने डिपार्टमेंट को बोल दिया है कि स्टॉक को सस्ता बेच दो 600 से। ठीक है, तो 600 से सर क्या होगा सर, स्टॉक भी कम हो जाएगा और आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। ठीक जी सर। ड्यूरिंग द ईयर देखिए सर, आपने कितने गुड्स ट्रांसफर किए हैं सर, 2 लाख के, प्लस 25% कितना आ जाएगा 250, और 50,000 सर इसके अंदर क्या आ जाएगा, मार्कअप आ जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि जो आपके स्टॉक है ड्यूरिंग द ईयर आपने ट्रांसफर किए हैं, उसको आपने क्या करना, 1200 से मार्क डाउन करना है। लो जी, 1200 मार्क डाउन, 1200 मार्क डाउन। प्लीज एक बात का ध्यान रखना, जो भी क्लोजिंग स्टॉक आएगा उसमें सर अपना 400 से मार्क डाउन आ जाएगा, 400 मार्क डाउन इन क्लोजिंग स्टॉक। इसकी कैसे एडजस्टमेंट करनी, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी सर। आगे देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन। उसके बाद सर क्वेश्चन ने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है किसकी, सेल की, कितने से, 3 लाख मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में। लो जी, उसके बाद सर क्वेश्चन ने इन्फॉर्मेशन दी है 1000 का जो गुड्स है कॉस्ट वाइज, उसे सर आपने क्या किया सर, राइट ऑफ कर दिया है। तो 1000 से सर स्टॉक कम हो जाएगा, प्लस 25%, 1250 की वैल्यू का स्टॉक सर क्या होगा, कम हो जाएगा, ये देखिए। और 250 का सर इसके अंदर क्या है सर, प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक जी सर। आइए इसके बाद सर बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अब अभी तक हम लोग स्टॉक रिजर्व कैसे निकाल रहे हैं सर, अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे निकाल रहे हैं सर, जो भी सेल प्राइस है इनटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस। जैसे आपका 81250 इंटू 25 डिवाइड बाई 125, ये अमाउंट आ गया, 250 इंटू 25 डिवाइड बाई 125, ठीक, या 20% डायरेक्ट। ठीक है जी सर। क्या हम इस केस में ऐसा कर पाएंगे, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं सर। देखिए क्या होता है, मैं एक प्रोडक्ट बेचता हूं, ठीक है, मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है 1000, ठीक है, और प्रॉफिट है उसके ऊपर मान लेते हैं 250 का, तो सेल प्राइस कितना हो गया सर 1250। मेरे पास 4 आइटम है क्लोजिंग स्टॉक में ना, तो कितनी सेलिंग प्राइस का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा अगर मैं सेल प्राइस के हिसाब से बात करूं सर, 5000 का। ठीक है, मैंने क्या किया सर, 100 से मार्क डाउन कर रखा है। पहले काम करते मार्क डाउन को भूल जाते हैं 1 मिनट के लिए ना। ठीक है, बताइए मेरे पास जो स्टॉक है उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है सर, 5000, और मैं प्रॉफिट कितना कमा रहा हूं सेल के हिसाब से। देखिए सर, आप कॉस्ट के हिसाब से प्रॉफिट कमाते हैं 250, सॉरी, आप प्रॉफिट कमा रहे 250, जो कि 25% ऑन कॉस्ट है। अगर सेल की बात करें तो सर ये सेल के हिसाब से आपका 20% आ जाएगा, तो स्टॉक रिजर्व कितना आ गया 1000 आ गया। क्रॉस टैली करके देखें, हाँ जी, मैं एक प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं सर 250, नंबर ऑफ प्रोडक्ट मेरे पास कितने हैं सर 4 है, तो प्रॉफिट कितना आ गया 1000। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया 100 रुपीज से मार्क डाउन कर दिया एक स्टॉक को। ठीक है, तो मेरा स्टॉक कितने से आ रहा होगा सर, 1250 इंटू 3, 3750, और 1250 माइनस 100 का मार्क डाउन 1150, 4900। अगर मैं स्टॉक रिजर्व निकालूं तो कितना आएगा सर, 250 इंटू 3, और इस पे 150 है, तो सर ये आपका 750 आएगा और 150 900 आएगा। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं 4900 को 20% से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये आंसर टैली होगा, बिल्कुल भी टैली नहीं होगा। क्यों टैली नहीं होगा, क्योंकि सर जो परसेंटेज है ना आपका वो इक्वलेंट है सब प्रोडक्ट में ना, लेकिन इसके अंदर सर एक प्रोडक्ट क्या है ऑलरेडी रिड्यूस है। तो हम लोग स्टॉक रिजर्व कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे 4900 आफ्टर मार्कडाउन, अगर मार्कडाउन नहीं होता तो व्हाट विल बी माय नॉर्मल सेलिंग प्राइस। एक बात पूरी अकाउंटेंसी, एडवांस अकाउंटेंसी में याद रखना, जब भी जीपी रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, नॉर्मल सेल प्राइस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल सेल प्राइस कितने से सर 5000 से, इनटू क्या करेंगे सर 20%, कितना प्रॉफिट आ गया 1000, और फिर सर क्या करेंगे जो डिस्काउंट है मार्कडाउन उसे माइनस कर देंगे। सर एक बार स्टेप वाइज बता दोगे। देखिए, अगर मैं परसेंटेज से सेल को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो सेल है वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है।
अगर सर वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे नहीं है तो पहले उसे क्या करूँगा, नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे लेके आऊँगा। 4900 सर अपना रिड्यूस प्राइस है, 100 से सर मैं क्या करूँगा, ऐड करके 5000 नॉर्मल सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक। अब मैं प्रॉफिट रेशो से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, जबकि सर 100 का मार्कडाउन था तो 900 आ गया, ठीक। ऑन द सेम ट्यूनिंग यहाँ पे सर अपना क्लोजिंग स्टॉक कितने से, 28,200 से। अगर इसमें मार्कडाउन नहीं होता तो मैं 20% डायरेक्ट क्या करता, इसको मल्टीप्लाई करता, इसको 20% से मल्टीप्लाई करता, स्टॉक रिजर्व आ जाता। लेकिन सर इसके अंदर क्या है, सर इसके अंदर मार्कडाउन है कितने का, 400 का। सर कैसे पता लगा, देखिए जो ड्यूरिंग द ईयर सर गुड्स ट्रांसफर हुए थे उसको 1200 से हमने क्या किया, मार्कडाउन किया है, और 15,000 का स्टॉक था वो, तो 5,000 का स्टॉक क्या अनसोल्ड है, तो प्रोपोर्शनेटली सर अपना मार्कडाउन कितने से क्लोजिंग स्टॉक में, सर 400 से, इनटू क्या आएगा, प्रॉफिट रेशो। मैं बोल सकता हूँ दिस इज कॉल्ड आपका नॉर्मल सेल वैल्यू, नॉर्मल जीपी, ठीक। फाइव सेवन टू जीरो माइनस क्या आएगा सर, माइनस आ जाएगा आपका 400 मार्कडाउन, ठीक है। 5320 आइए 5320 ये आपका जीपी आ जाएगा, ठीक जी सर। अब मेमोरेंडम हमें क्या बनाना है सर, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी सर। डिपार्टमेंट का जब ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाएंगे तो हम लोग उसे किस पे बनाएंगे, हेड ऑफिस की कॉस्ट पे बनाएंगे। तो 2 ओपनिंग स्टॉक किस पे आएगा सर, हेड ऑफिस की कॉस्ट पे। कितना ओपनिंग स्टॉक सर दे रखा, 65,000 से। परचेजेस सर नॉर्मल कॉस्ट पे, सेल सर सेल वैल्यू पे, सर शॉर्टेज सर एट कॉस्ट पे, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट पे। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ये देखिए सर, नॉर्मल सेल वैल्यू कितनी है 28,600 इंटू कॉस्ट 100, सेल प्राइस 125, 28,600 इंटू 100 डिवाइड बाई 125, 22,880 डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। सर अपने एग्जांपल में इसको क्रॉस टैली करके दिखाना। देखिए सर मेरे एग्जांपल में नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितने से था सर, 5,000 से था, इंटू 1,000 कॉस्ट है, 1250 सेल वैल्यू। चले जी सर। सर ये तो तरीका है, क्लोजिंग स्टॉक को आप डायरेक्ट कॉस्ट पे निकाल सकते हैं, बैलेंस सर आपका जीपी है। लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट सर एक लेंथी तरीका अप्लाई करता है। वो क्या कहता है, वो कहता है सर देखिए आपकी सेल कितनी है, हमने कहा जी 3 लाख है, जो माल आपने बेचा है 3 लाख का, उसमें कितना मार्कडाउन हुआ है, हमने कहा जी उसमें ना 2 मार्कडाउन हुआ है। कौन कौन सा, 600 का ओपनिंग मार्कडाउन हुआ है, ये देखिए, और 1200 का मार्कडाउन करंट ईयर में था, जिसमें से 400 का मार्कडाउन ऐसे स्टॉक पे जो बचा हुआ है। तो जो स्टॉक बिका है उस पर मार्कडाउन कितने से, 800 से। तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस आ गई, ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस आ गई 3,01,400 माइनस सर आपका 20% जीपी रेशो है सर, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 241,120। ओपनिंग स्टॉक कितने से है सर, 65,000 से, प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस शॉर्टेज, क्लोजिंग स्टॉक आ गया सर एट कॉस्ट में। आपको जो तरीका बेस्ट लगे उस तरीके से के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी सर। मेरे को सबसे बेस्ट तरीका यही लगता है कि नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकालो क्लोजिंग स्टॉक की, और उसमें से क्या करो, जीपी रेशो से रिड्यूस कर दो, आपका नॉर्मल कॉस्ट आ जाएगी। अब ये 3 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं ये बिल्कुल डुप्लीकेट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सर हमने इलस्ट्रेशन में कवर कर लिए, सारे कवर हैं, ठीक है जी सर। एक प्यारी सी बात और, अब आप क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन 7 खुद सोल्व कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 4 में ना 1-2 चीज़ें आपसे ज़्यादा मांग रखी, जैसे ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट सर ज़्यादा मांग रखा था, ठीक जी सर। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम पर